बीएसटीसी की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों का एग्जाम टॉप 2 क्लासेस पर स्वागत है। आज की क्लास रहने वाली है हिंदी व्याकरण की, जो टॉपिक रहता है बीएसटीसी एग्जाम 2022 के अंदर और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो क्लास के अंत तक बने रहना। एक बार सभी को शेयर कर दीजिए। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित है। देखिए, इनमें से एक पद में संधि व समास दोनों है। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन को जो पूछ रहा है उसके बारे में समझना है, इसके बाद ऑप्शन देखने हैं और फिर आंसर बहुत ही बढ़िया तरीके से शांति के साथ देना है। देखिए, इनमें से एक पद में संधि है। अब संधि किसे कहते हैं कि दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, ठीक है। दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। तो रही बात समास की, तो समास किसे कहते हैं? तो जहाँ दो शब्द का मेल होता है, जहाँ दो शब्दों का मेल होता है, दो शब्दों का मेल होता है, वहाँ हो जाएगा हमारा समास। देखिए, संधि सबसे पहले दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं और दो शब्दों के मेल को समास कहते हैं। अब देखिए, ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ध्यान से समझना है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक पद में संधि व समास दोनों है। इन चारों ऑप्शन में से एक ऐसा पद है जिसके अंदर संधि और समास दोनों ही समाहित है। तो बताइए, विकल्प दिया हुआ है आपके सामने, दिन रात। विकल्प बी में पंचवटी, विकल्प सी में चंद्रमुखी और विकल्प डी में रामानुज। तो इनका सही आंसर रहने वाला है जिसके अंदर संधि और समास दोनों हैं। मैंने पहले भी बता दिया है कि संधि दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं और दो शब्दों के मेल को समास कहते हैं, और संधि और समास दोनों इस डी ऑप्शन रामानुज के अंदर उपस्थित है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही शांति से समझने वाले, क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखना। अगला क्वेश्चन है, दैत्य धन अरि और विसर्ग लगा हुआ है। दैत्य धन अरि, इसका अर्थ होता है दैत्यारी। एक उदाहरण है, कौन सी संधि का उदाहरण है, आपसे प्रश्न पूछ रहा है। विकल्प ए में दिया हुआ व्यंजन संधि, विकल्प बी के अंदर स्वर संधि और विकल्प सी के अंदर विसर्ग संधि, और डी में उक्त में से कोई नहीं। तो बताइए, दैत्य धन अरि, दैत्यारी एक उदाहरण है, ये किस प्रकार की संधि का है? तो आपके सामने सही उत्तर हो जाएगा स्वर संधि का है। विकल्प बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क विसर्ग है, क धन अपि की संधि होगी, यहाँ आपसे पूछ रहा है। इसने संधि को विशेष नहीं किया है, ताकि जोड़ा है। तो देखिए, विकल्प ए में दिया है कपि, विकल्प बी में कपि, विकल्प सी के अंदर कपरे और विकल्प डी के अंदर कोपी। तो इसके अंदर सही उत्तर रहने वाला है विकल्प डी कोपी, जो क धन अपि से जुड़कर बना है। अब देखिए, कपि के अंदर जो कोहोपी है, जो क धन अपि है, इसके अंदर विसर्ग संधि है, क्योंकि क के आगे जो ये आपको दो डॉट दिख रहे हैं, इसे विसर्ग कहते हैं। और इस प्रकार का लगा हुआ हो तो इसको हम विसर्ग संधि के रूप में जानेंगे। अब देखिए, इसके अंदर कैसे बनी है विसर्ग संधि, आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझा लेते हैं कि विसर्ग, देखो कि इसके अंदर आगे क्या है, क। यदि इसको आधा क करें और धन अ, तो पूरा क बनता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से इसके आगे क अ, और आगे इसके भी अंदर अ लिखा हुआ है। तो अ धन अ, आ बना, अ धन अ, आ बना, ठीक है। इसको प्लस में किया तो आ बना। अब आ, यदि हमने इसे जॉइंट किया, हम इसको जॉइंट किए जाते हैं, तो देखिए तो क्या बनता है। तो इसको हमने इसको ऐड किया तो इसका अंदर को का रूप आया, ठीक है। तो ये को इसका बना है, ठीक है। देखिए क्या होता है कि विसर्ग से पहले, ये विसर्ग है और इससे पहले अ दिया हो और उसके बाद में भी अ हो, तो ओ बन जाता है, ठीक है। ओ बन जाता है, तो इसी का रूप इसी के अंदर आया, तभी बना है कोअपी, और ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, पंचामृत का संधि विच्छेद कीजिए। अब विच्छेद यानी पहले टुकड़ों को जोड़ते हैं और फिर अलग करते हैं, तो इसे विच्छेद कहते हैं। देखो, शब्दों को अलग करना, उससे वर्णों के मेल को अलग करना ही विच्छेद है। देखिए, आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि पंचामृत का संधि विच्छेद कीजिए। पंचामृत, तो पंच, पंच हलत आधा स है, धन अमृत। बी के अंदर पंचान धन अमृत, सी के अंदर पंच धन अमृत और डी के अंदर पांच धन अमृत है। अब इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा, फटाफट आंसर बताइए। तो देखिए, इसके अंदर सी विकल्प सही होने वाला है। सी विकल्प, जो पंच धन अमृत है, इसका सी विकल्प सही होने वाला है,
कैसा है। अब आप पूछेंगे कि इसके अंदर कौन सी संधि है, तो साथियों इसके अंदर दीर्घ संधि है। कौन सी है? दीर्घ संधि। दीर्घ संधि इसके अंदर है। और कैसे बनी, देखिए कैसे बनी, तो इसी के अंदर देखना है कि स, यदि स का यदि टुकड़ा करे, इसको अलग करे तो च धन अ होता है। ठीक है, तो इसका अ आ गया एक साइड में, फिर आगे अ दिया हुआ है, इसी को जोड़ा हमने, तो क्या बना? आ बना। और ये सभी को इस पंचधन अमृत को मिलाया और आ का रूप जोड़ा तो पंचामृत बना। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन, तुषार धन आपात में कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि, दीर्घ संधि, यण संधि या फिर वर्धी संधि? तो पांचवें प्रश्न का सही उत्तर रहने वाला है इसके अंदर दीर्घ संधि है, वहीं इसी के अंदर सूत्र लगता है। अगला क्वेश्चन, अब देखिए समास का प्रश्न आ गया कि अनगिनत शब्द में समास है। अनगिनत शब्द में समास है तो कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, क्रमधारय समास है, या द्वंद्व समास है, या द्विगु समास है? देखिए साथियों, आपको सामान्य हिंदी पढ़नी है, गहनता से इसको नहीं देखना है। आपको सामान्य हिंदी एक बार देख लेनी है तो आपका बीएसटीसी के अंदर इसके अंदर बहुत ही क्वेश्चन सही होने वाले हैं आपके। एक बार आप सामान्य हिंदी के रूप में उसे पढ़ लेंगे तो आपका सही आंसर रहेगा, हर प्रश्न आपका सही रहने वाला है। और इसी प्रकार से मैं आपको इसी सामान्य क्वेश्चन आपके साथ दोहरा रहा हूँ। देखिए, अनगिनत शब्द में समास है तो अनगिनत में कौन सा समास होगा? तो विकल्प ए जो अ है तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास होगा, विकल्प ए इनका सही है। देखिए नगण्य शब्द में, जो नगण्य शब्द में समास होगा, कौन सा समास होगा? तत्पुरुष होगा, क्रमधारय होगा, द्वंद्व होगा, या द्विगु होगा? तो सातवें प्रश्न का भी इसके अंदर भी तत्पुरुष समास रहेगा, ए विकल्प सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से, जो पूर्व में नहीं हुआ हो विग्रह का समस्त पद होगा। जो पूर्व में न हुआ हो, देखिए जो क्या न हुआ हो, इसके अंदर कौन सा शब्द आता है जो पूर्व एक ही शब्द के अंदर पूरे वाक्य को कंप्लीट कर लेता है कि जो पूर्व में न हुआ हो विग्रह का समस्त पद होगा। देखिए पूर्ववर्त होगा, या इसे पूर्ववर्त कहेंगे, या अभूतपूर्व, या पूर्व रूप से, या पूर्वभूत। तो इनके अंदर अभूतपूर्व, ठीक है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। यदि आप पूछे इसके अंदर कौन सा समास है तो इसके अंदर अव्ययभावी समास है। कौन सा है? अव्ययभावी समास। अगला क्वेश्चन, धीरे धीरे समस्त पद में समास है। देखिए धीरे धीरे समस्त पद में समास है, तत्पुरुष समास, अव्ययभावी समास, द्वंद्व समास, या द्विगु समास? तो देखिए पहले अव्ययभावी, अव्ययभावी आकर है कौन सा समास है, इसकी परिभाषा समझ लेते हैं कि अव्ययभावी के अंदर सबसे पहला पद होता है जिसमें सबसे पहला पद क्या हो? अव्यय होता है, ठीक है, और उसके बाद संज्ञा वगैरह होता है। देखिए पहला पद यदि अव्यय दिया हुआ, अव्यय यानी अव्यय किसके कहेंगे, कौन से शब्दों को अव्यय कहेंगे? जो यथा, प्रति, आ, हर, बे, नी ऐसे शब्द होते हैं, इसे अव्यय कहते हैं। तो ऐसे आपको शब्द दिखे तो इसके अंदर अव्ययभावी समास होगा। और धीरे धीरे के अंदर भी समस्त अव्ययभाव में आ जाता है, जो समस्त पद है इसका धीरे धीरे उसके अंदर अव्ययभावी समास है, और बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। कुछ ऐसे उदाहरण लेते हैं कि घर घर, तो हर घर, घर घर, यह भी अव्ययभावी समास का उदाहरण है, और हर घर इसका ऐसे इस प्रकार से बनता है। देखिए अगला क्वेश्चन आ गया है, 10वां क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शताब्दी शब्द किस समास का उदाहरण है? पहले पढ़ लेते समास को। देखिए बहुब्रीहि समास, क्रमधारय समास, द्वंद्व समास, या द्विगु समास? देखिए कि द्विगु समास, द्विगु समास इस समास का प्रथम शब्द है जो संख्यावाची होता है और ये समूह का बोध कराता है। शताब्दी यानी 100 वर्षों का समूह जो एक समूह के रूप में कार्य करता है, और पहला पद संख्यावाची है। क्या है? संख्यावाची। पहला पद संख्यावाची है, पहला पद संख्यावाची है, और ये मैं दर्शा रहा है कि 100 वर्षों का समूह, तो ये संख्यावाची आ गया, ठीक है। तो ये द्विगु समास होगा इसके अंदर, शताब्दी के अंदर। इसी प्रकार से हम उदाहरण ले दशाब्दी, तो 10 वर्षों का समूह हो गया। सप्ताह तो 7 दिनों का समूह। इसी प्रकार से जो आगे संख्या दी हो और समूह का बोध कराते हो उसके अंदर द्विगु समास निहित होता है। अगला क्वेश्चन, आहार मूल, जो आहार शब्द है इसका मूल शब्द के साथ जुड़कर भोजन का अर्थ देता है, तो वह उपसर्ग है, बहुत ध्यान से समझना। सबसे पहले समझिए कि जो हार शब्द है, क्या लिखा हुआ है? हार, ठीक है, हार है, इसका मूल शब्द के साथ जुड़कर भोजन का अर्थ देता है, वह उपसर्ग है। तो इसके अंदर ये उपसर्ग दिए हुए हैं। इसी प्रकार से अनेक उपसर्ग ऐसे हिंदी के अंदर
जो मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूँ, जैसे पर, परा, अपसम, अनु, अव, इस प्रकार से ये उपसर्ग है। इसके अंदर दिए हुए आ, उप, नी या कु, ये 4 उपसर्ग दिए हुए, और इन उपसर्ग में से कौन सा इस शब्द के अंदर जुड़कर कुछ भोजन का अर्थ देता है, ठीक है। तो इसके अंदर मैं आपको ए ऑप्शन करेक्ट बताता हूँ। इसके साथ जुड़ता है आ, और आहार, आहारी का मतलब होता है भोजन, आहार का मतलब होता है भोजन। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया, और ए विकल्प सही होगा, जो आ उपसर्ग है। और साथियों, उपसर्ग क्या होता है? तो उपसर्ग जो शब्दों के आगे जुड़ता है, किसके आगे? शब्दों के आगे जुड़ता है। उपसर्ग एक ये वह शब्दांश है, यदि परिभाषा के रूप में हम इसे परिभाषित करें तो वे शब्दांश जो किसी शब्द से पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, और प्रत्यय होते हैं जो मूल शब्दों के अंत में जुड़कर उसके शब्दों में परिवर्तन कर देते हैं। तो इसी प्रकार से होता है। अब क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? ये 4 विकल्प है, और इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जिसके अंदर उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? देखिए, सबसे पहले हम ध्यान से पढ़ लेते हैं। प्रहार, विहार या कहार या संहार। तो जो आपको मैं बता दूं, कहार, ये इसका सी विकल्प सही होगा। कहार के अंदर उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, और इसके अंदर प्र उपसर्ग हुआ है, इसके अंदर वी और इसके अंदर श, ये सब उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, लेकिन कहार के अंदर नहीं हुआ। सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा शब्द अनु उपसर्ग के मेल से नहीं बना है? जो एक ऐसा, चारों में ऑप्शन में से एक ऐसा शब्द है जो अनु उपसर्ग से मिलकर नहीं बना है। अनुगामी, अनूठा, अनुपात या अनुकरण। तो बी विकल्प इसका सही हो जाएगा। सीधे से आपके सामने उपस्थित है, कोई ज़्यादा इसके अंदर गहनता से समझने की जरूरत नहीं है। जो अनूठा आपको दिख रहा है, ठीक है, और बाकी के इसके अंदर अनु का प्रयोग हुआ, अनु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन से, मित्र शब्द में कौन सा उपसर्ग जोड़ने से उल्टा अर्थ देगा? अप, बे, सु, कु। देखिए, अपमित्र, बेमित्र, सुमित्र या कुमित्र। तो इसके अंदर डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। जो कुमित्र इसके जोड़ते हैं तो ये उल्टा अर्थ देगा। अनेक शब्द में उपसर्ग हैं, अ, अनः, अने या आहा। देखिए, 15वां क्वेश्चन है, बहुत ही ध्यान से समझना है। तो अनेक के अंदर अन उपसर्ग प्रयोग हुआ है, इसके साथ जुड़कर अनेक बना है। पंजाबी शब्द में प्रत्यय हैं। अब प्रत्यय मैंने पहले भी बताया कि मूल शब्दों के अंत में जुड़कर उस शब्दों का परिवर्तन कर देता है। देखिए, आबी, बी या ई या कोई नहीं, पंजाबी शब्द में प्रत्यय हैं। अभी उपसर्ग होगा तो आगे जुड़ा हुआ होगा, यदि प्रत्यय होगा तो इसके शब्दों के अंत में लगा हुआ होगा। तो इसके अंदर बी ई की मात्रा दे रहा है, तो इसके अंदर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 17वां है, खिलौना शब्द में प्रत्यय हैं, ना, ओना या फिर ओइना या उना। देखिए, खिलौना शब्द में प्रत्यय तो अंत में जो होगा शब्द ऐसा, तो इसके अंदर देखिए ओना, यदि इसके अंदर हम निकाले तो खिलौना के अंदर सी इसका सही होगा। जो ओना है इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रत्यय ओना होगा। 18वां क्वेश्चन है, अंक का पर्यायवाची शब्द है, गोद, अध्याय, अक्षर या आंख। तो इनका सही उत्तर होने वाला है 18वें क्वेश्चन का, गोद का जो अंक पर्यायवाची शब्द है, यानी अंक का पर्यायवाची शब्द गोद है। ए विकल्प इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19वां है, कृपा का विलोम शब्द है आवेश, आवेग, क्रोध या फिर उद्वेग। तो इनका सही हो जाएगा कृपा। विलोम शब्द यानी इसका जो अलग शब्द देता हो, कृपा, ठीक है, कृपा किसी पर दया करना। और यदि क्रोध की बात करें तो ये इसका विलोम हो जाएगा, विपरीत शब्द है, जो विपरीत शब्द है, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन 20वां अंतिम क्वेश्चन है, पंडित शब्द का विलोम होगा अज्ञानी, मूर्ख, मूढ़ या अनाड़ी। तो इनका मूर्ख सही है, बी ऑप्शन सही है, जो पंडित शब्द का विलोम है। साथियों, आज की क्लास में इसी प्रकार से हम हिंदी व्याकरण के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाते रहेंगे, और इस क्लास को एक बार आप इसे प्रेजेंट में देखते रहिए, तो इससे बहुत ही कुछ क्वेश्चन अपने वाले हैं। तो एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए, और आप अच्छी तरह से देखना, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी प्रकार से आपके पास क्लास पहुंचती रहे। धन्यवाद।